Topic 1. गुड इवनिंग हर्षित, एम आई ऑडिबल? बेटा आवाज आ रही है? चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। ठीक है ना, 4-5 मिनट हम वेट करेंगे, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा ज्वाइन करता है। एक मिनट से इंटरमीडिएट उन्होंने किया होगा। चलिए सही है। नहीं जानते। हमारे हाँ हर्षित बेटा, इससे पहले तुम लोग की कोई क्लास थी क्या आज? या ये फर्स्ट क्लास है? इससे पहले कौन सी क्लास थी? फिजिक्स? फिजिक्स थी क्या, या मैथ्स की क्लास थी?
तो उस क्लास में सारे बच्चे थे। अभी यहाँ यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे बच्चे? हाँ, रेयान आ गया। रेयान बेटा कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा, चल रहा है। बस 2-4 मिनट और रुक ली, देखते हैं कौन कौन आएगा। ठीक है। काम तो फिर मोदी होगा करेगा, काम पूरा करेगा वो उद्घाटन करते ही करेगा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ रेयान, हर्षित, जो हमारा ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला चैप्टर है ना, मुझे आइडिया नहीं है इसमें और क्या क्या दिया है। मेरे ख्याल में तो इतना ही होना चाहिए जितना हमने पढ़ा लास्ट टाइम। और कुछ दिया है क्या? मुझे जो लगता था मेरे ख्याल में इतना ही था। एक तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कैसे होता है, एवोल्यूशन का इनिशियली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। गुड इवनिंग शशांक। और कुछ एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के। रियान, तुमने बेटा एक दिन क्वेश्चन पूछा था ना कि एनालॉगस ऑर्गन्स कैसे हैं एविडेंसेस। मैं तुमको कभी पढ़ाऊंगा ये, अच्छे से टाइम मिला तो। इसके लिए थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ठीक है फिर, आज अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। दैट स्पेसिएशन तो आई थिंक मैंने बता दिया। स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज इज नोन एज स्पेसिएशन। और मैंने आपको शायद बताया भी था स्पेसिएशन कैसे होता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ज्योग्राफिक आइसोलेशन, वो बताया था ना। क्या बात कर रहे हो, स्पेसिएशन मैंने बता ही दिया था। हर्षित, तुमने क्लासेस की नहीं है क्या? आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया वाला चैप्टर फिर। हाँ रेयान, स्पेसिएशन बताया था ना मैंने। That new chapter is none other than ecosystem. बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है? मतलब तुम लोग ये मान लो, जान लो कि हमारा जो मेन बायो साइंस, लाइफ साइंस या बायोलॉजी वाला सिलेबस था ना 10th का, मेन सिलेबस खत्म है। अब इकोसिस्टम वाला चैप्टर है। और शायद मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज उसका वो होगा, जहां तक मुझे याद है। और हम नॉर्मल कंटेंट से ज्यादा ही पढ़ चुके हैं, है ना? तो इकोसिस्टम बताने से पहले हम बोलेंगे इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? तीन लोग ज्वाइन किए हैं आज, कौन बोलेगा इकोलॉजी के बारे में? एनीवन? हाँ,
रेयान, शशांक, हर्षित, इकोलॉजी कोई आइडिया है? नहीं, चलो मैं बता देता हूं। इकोलॉजी बेटा एक बायोलॉजी का ही ब्रांच है, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड ब्रियान ने बताया ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द एनवायरनमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन आसान भाषा में बोलूं तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच का रिलेशन और उनका रिलेशन विद द एनवायरनमेंट, relationships of living organisms with the existing environment and with each other is known as ecology, right? इकोलॉजी में हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप्स of living organisms with each other and also with their environments and also with their environments. environment मतलब जिसमें वो रहते हैं। एनवायरनमेंट में रहने का मतलब है एनवायरनमेंट के साथ ही कैसे इंटरैक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट के साथ इनका क्या डिपेंडेंस है, कितना डिपेंड करते हैं ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर, या इनके रहने से एनवायरनमेंट में कोई चेंज आती है क्या ये नहीं, ये सारा मैंने रिलेशनशिप में जोड़ दिया। इस ब्रांच को बेटा हम बोलते हैं इकोलॉजी। इसी इकोलॉजी के ब्रांच से एक वर्ड निकला है इकोसिस्टम, राइट? देख लो, द टर्म इकोसिस्टम, टर्म इकोसिस्टम इट वाज क्वाइंड बाय, पहली बार इस टर्म को डिस्कवर किया एक इकोलॉजिस्ट ने, उसका नाम था टैंसली। द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय टैंसली, और इन्होंने क्या कहा, इकोसिस्टम इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। टैंसली ने बोला इकोसिस्टम is the structure ecosystem is the symbol of structure what happened, एक मिनट बेटा, ecosystem is the symbol of a structure and function of nature. Symbol of, चलो function and structure of nature, जो हमारा नेचर है, इस नेचर का फंक्शन और स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन होता है एक ऐसे वर्ड से, एक ऐसे सिंबल से जिसका नाम है इकोसिस्टम। लेकिन बेटा इकोसिस्टम को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, याद रहे ये वाला डेफिनेशन दिया था टैंसली ने। इन्होंने कहा कि इकोसिस्टम नेचर का ही वो यूनिट है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं नेचर के फंक्शंस और स्ट्रक्चर को, सिंबल ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेचर। ठीक है, बेटा जी इकोसिस्टम्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन,
natural ecosystems. And second one, नेचुरल इकोसिस्टम्स के बाद हम दूसरा लिखेंगे मैन मेड इकोसिस्टम्स या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। बहुत आसान है, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम्स बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे इकोसिस्टम्स विच आर प्रेजेंट ऑन आवर प्लैनेट बाय इटसेल्फ, जिनको नेचर पहले से ही बना चुकी है। नेचुरल इकोसिस्टम्स में हम एग्जाम्पल लिखेंगे लेक्स, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, लेक्स एंड पॉन्ड्स इनको हम एक्वाटिक इकोसिस्टम्स बोले क्योंकि पानी वाले इकोसिस्टम्स हैं। एंड फॉरेस्ट्स एंड ग्रासलैंड्स इनको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स बोलेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम एक रेन ड्रॉप भी ले लेना, रेन ड्रॉप या a drop of water, that is also an ecosystem, a micro ecosystem। क्योंकि आप जानते होंगे एक रेन ड्रॉप में, एक वाटर ड्रॉप में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, है ना। मैन मेड इकोसिस्टम्स की बात करें तो मैन मेड इकोसिस्टम्स ऐसे वाले इकोसिस्टम्स हैं विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द मैन हिमसेल्फ। और मैन मेड इकोसिस्टम में हम एग्जांपल देंगे एक्वेरियम। बताओ, एक्वेरियम एक मैन मेड इकोसिस्टम है। एक्वेरियम जानते हैं ना। क्रॉप फील्ड, एक तो ग्रास लैंड है जिसमें ग्रास खुद ब खुद ग्रो होती है, हमने लिखा क्रॉप फील्ड। बेटा नेशनल पार्क को हम मैन मेड इकोसिस्टम नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क फॉरेस्ट का ही एक हिस्सा होता है। जू 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 को बोल सकते हो, जू एक मैन मेड इकोसिस्टम है, बट नेशनल पार्क इज नॉट अ मैन मेड इकोसिस्टम, याद रखिए। बिकॉज नेशनल पार्क हो या सेंचुरी हो, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट जिनको गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बाउंड्री लगा के बनाया होता है ना। दीज हैव बीन स्पेसिफाइड, सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट जिनको स्पेसिफाई करता है गवर्नमेंट। हाँ, जू को हम बोल सकते हैं इट इज अ मैन मेड इकोसिस्टम, राइट। एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड है, जू है, ठीक है जी। वन मोर थिंग बेटा, नेचुरल इकोसिस्टम जो है ना, ये टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। अगर हम बोलेंगे एक ओशन है, लेक है, पॉन्ड है, दीज आर परमानेंट इकोसिस्टम्स। लेकिन रेन ड्रॉप जो है ना, रेन ड्रॉप ज्यादा देर तक वायबल नहीं रहेगा। रेन ड्रॉप कैन बी रिगार्डेड एज अ टेम्पररी नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे बढ़ूं। स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से मुझे डन बताइए, मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड। हाँ भाई, शशांक, हर्षित, स्क्रीनशॉट। ओके, शशांक
ग्रीन फ्लावर, वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, लेकिन हमको यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम्स की बात करनी है, ध्यान रहे। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बेटा इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, राइट? वही हम लिखने वाले हैं। लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग मतलब बायोटिक। And non-living components of ecosystem are known as abiotic components. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स आसान भाषा में आप लिविंग कंपोनेंट्स लिखेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स आसान भाषा में आप नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लिखेंगे। बहुत ही आसान है, ये आप अपने ज्योग्राफी के बुक में काफी बार पढ़ चुके हैं। अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में आएगा सनलाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, विंड, सॉइल, प्रेशर एटसेट्रा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन हमको ज्यादातर फोकस करना है बायोटिक कंपोनेंट्स के। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ध्यान से देखिए बेटा, हमारे इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स तीन टाइप्स के होते हैं। प्रोड्यूसर्स, हाँ जी, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर्स के बाद आएंगे डिकम्पोजर्स, राइट? प्रोड्यूसर्स कौन से वाले? जो अपना फूड खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। और जाहिर सी बात है भाई, जो फूड को प्रोड्यूस करेंगे वो ऑटोट्रॉफ्स ही होंगे। ऑटोट्रॉफ्स होंगे ना, ग्रीन प्लांट्स, यस, ऑटोट्रॉफ्स। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स बेटा हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। डिकम्पोजर्स भी हेटेरोट्रॉफ्स ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। Decomposers feed upon dead and decaying matter. तो मतलब decomposers are saprotrophs, while as consumers feed upon solid matter. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इन कंज्यूमर्स को और तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ये देखिए, कंज्यूमर्स को हम लिखेंगे पहला कैटेगरी प्राइमरी कंज्यूमर्स। ध्यान से देखियो, प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद सेकंड वन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर थर्ड वन टर्शरी कंज्यूमर्स। बहुत ही आसान है, टर्शरी कंज्यूमर्स। अब देखिए, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है ना, ये डायरेक्टली फीड करते हैं किनके ऊपर? प्रोड्यूसर्स के ऊपर। आसान भाषा में बोलो तो ये प्रोड्यूसर्स को ही खाते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स। तो जो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे डायरेक्टली, उनको हम बोलते हैं हर्बिवोर्स।
प्लांट ईटर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एनिमल्स हैं ही, लेकिन ये प्रोड्यूसर्स को नहीं खाते, ये खाते हैं किनको, इनको। दे आर फ्लैश ईटर्स, मीट ईटर्स, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कार्निवोर्स। एंड टर्शरी कंज्यूमर्स इनको भी खाते हैं, इनको भी खा सकते हैं, दैट इज व्हाई इनको हम बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स। डिकम्पोजर्स मैंने आपको पहले ही बोला, डिकम्पोजर्स क्या काम करते हैं, दे फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्या समझे? स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक करके हम इनको देखेंगे अगले पेज पे। हाँ शशांक हो गया। वेरी गुड। So let us talk about producers first. Producers. Producers आपने वही से बोला सर, producers are plants. Plants that is जो photosynthesis कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं ना, they are photosynthesizers। ठीक है, और आपको मैंने पढ़ाया है, जानते हो आप लोग, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, सनलाइट। तो मैं ये बोल सकता हूं, दे आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट फॉर obtaining food. They are dependent on sunlight for obtaining food. ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। वाला तो एक दिन बाद भी फॉर्मेटिंग हो सकती है, तब ठीक है, वो हम लोग तो कराते हैं, प्रूफ रीड है ना, तब ठीक है, वाला तो प्रूफ रीड, ठीक है ना। दे आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट फॉर ऑब्टेनिंग फूड, इसका मतलब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाले, दे एब्जॉर्ब सनलाइट। अब बताओ, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें कुछ खास चीज होती है क्या? ऐसी इनमें क्या चीज है जिसकी वजह से ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? टेल मी, पढ़ा है तुम लोगों ने बेटा, ऐसा इनमें कौन सा चीज है? वेरी गुड, क्लोरोफिल, मतलब पिगमेंट्स। दे एब्जॉर्ब सनलाइट with the help of pigments, with the help of pigments, right? Pigments like chlorophyll. ठीक है, और उसके बाद आपको पता ही है ये फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, दे प्रिपेयर फूड। कौन सा फूड प्रिपेयर करेंगे, ऑर्गेनिक फूड या इनऑर्गेनिक? बोलिए, ये ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करेंगे या इनऑर्गेनिक? Organic. They prepare food. Which one? Organic. Like glucose.
फिर इसी ऑर्गेनिक फूड को ये खुद के लिए यूज करेंगे और जो यूज करने के बाद बचेगा उसको स्टोर करेंगे। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, ग्लूकोज बना लिया, ग्लूकोज को यूज करेंगे एनर्जी निकालने के लिए, जो बचा उसको स्टोर करते हैं। Which form? In which form they store food? Tell me. आर्यन, ये फूड को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? ग्लूकोज या किसी और फॉर्म में स्टोर करें? Starch. Very good. They store food in the form of starch. स्टार्च ग्लूकोज का ही एक मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है। तो मतलब ये हुआ इनके अंदर स्टोर्ड फूड रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब फूड इनमें है तभी तो इनके ऊपर दूसरे लोग अटैक करते हैं। कौन अटैक करते हैं इनके ऊपर? हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, वन मोर थिंग यू नीड टू बी श्योर अबाउट हियर। इन्होंने स्टार्च बनाया या ग्लूकोज बनाया, ठीक है, ऑब्वियसली जब ये ग्लूकोज टूटेगा उससे भी एनर्जी निकलेगी, मतलब ग्लूकोज के अंदर एनर्जी है। और ये एनर्जी इन्होंने लाई कहां से? सनलाइट से। तो ये काम क्या एक्चुअली करते हैं? दे कन्वर्ट सनलाइट, सनलाइट बोले तो सोलर एनर्जी, इसको ये कन्वर्ट करते हैं इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी रहेगी बेटा, दैट एनर्जी इज द केमिकल एनर्जी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस से ये सनलाइट को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। इनमें एनर्जी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। stored form of that chemical energy is none other than starch। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो बहुत सारा ऑर्गेनिक फूड बनाएगा जिसका नाम है ग्लूकोज। उस ग्लूकोज में से खुद के लिए वो कुछ यूज करेगा, करेगा ना भाई। रेस्पिरेशन मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, इस प्लांट को सरवाइव करना है, रहना है जिंदा। जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए इसमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी ये इसी ग्लूकोज से निकालेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा टू रिलीज एनर्जी। लेकिन सारा ग्लूकोज ये नहीं तोड़ेगा, कुछ ग्लूकोज को ये जमा रखेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसका मतलब ये हुआ फोटोसिंथेसिस से इनके अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर बनेगा ना, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर ये जमा नहीं करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक मैटर को यूज भी करेंगे। समझ रहे बात? यस। मतलब जब इस प्लांट को कोई हर्बीवोरस एनिमल खाने आएगा, इस प्लांट के अंदर जितनी भी एनर्जी इसने, मान लो इधर देखो, ये सन था, ये था एक प्लांट, ठीक है। सन से जो सोलर एनर्जी आई इस प्लांट ने एब्जॉर्ब की। इस प्लांट ने उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, तो जो ऑर्गेनिक मैटर इस प्लांट के अंदर है ना बेटा, उस ऑर्गेनिक मैटर को हम बायोमास भी बोलते हैं। क्या? बायोमास। इस बायोमास में से खुद उसने कुछ परसेंटेज यूज किया है, तो इसके अंदर जो बायोमास है ना, स्टोर जितना बायोमास है इसके अंदर, वो बायोमास जाएगा इसको खाने वाले के पास। कौन सा इसको खाने वाला है? हर्बीवोर। हर्बीवोर को हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, बायोमास बोलूं, ऑर्गेनिक मैटर बोलूं, एनर्जी बोलूं, तो इस प्लांट के पास जितनी भी एनर्जी या जितने भी ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से आता है, उसका कुछ परसेंट ही इस हर्बीवोर के लिए बचता है। कौन सा परसेंट? जो इसके अंदर स्टोर रहेगा, बाकी इसने यूज कर लिया है। समझ रहे बात? अगर ये
100 kg ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को बना रहा है बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें से मान लीजिए 30-40% इसने खुद यूज किया, तो अगले वाले जो इसको खाएगा हर्बिवोर, उसके लिए बचा हुआ दैट इज 50-60% ऑर्गेनिक मैटर ही काम आएगा। मतलब ये है कि अगर इस स्टेज को मैं 1 बोलूं, 1 में जितनी एनर्जी सन से आई, उस एनर्जी का कुछ पार्ट सेकंड में चला गया, कुछ पार्ट, सम पार्ट। क्यों? क्योंकि सम पार्ट इसने ऑलरेडी यूज कर लिया है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ शशांक जल्दी करो, शशांक, हर्षित। हर्षित, आई होप हर्षित ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। प्रोड्यूसर्स के बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स क्या काम करते हैं? दे फीड अपॉन, ये खुद प्रोड्यूसर्स नहीं है, बल्कि दे फीड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, other living organisms. They obtain their food, they obtain their energy from other living organisms, other biotic components of ecosystem. ठीक है, ये अपनी एनर्जी, अपना फूड हासिल करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, बाकी बायोटिक कंपोनेंट्स से। अब देखिए, मैंने बोला कंज्यूमर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज हर्बिवोर्स। ठीक है, हर्बिवोर्स मतलब दे डायरेक्टली कंज्यूम किनको? दे डायरेक्टली कंज्यूम प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को भी डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, मतलब ये एनर्जी डायरेक्टली लेते हैं किनसे? प्लांट्स से। और हम लिख सकते हैं दे टेक एनर्जी, एनर्जी बोलो या ऑर्गेनिक मैटर बोलो एक ही बात, या बायोमास बोलो एक ही बात, दे टेक एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। खुद ये बना नहीं सकते। एग्जाम्पल्स में आप काफी सारे प्रोड्यूसर्स को लिख सकते हो, लाइक ग्रास होपर। ग्रास होपर एक प्रोड्यूसर है, डेयर, काउ, एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिग्री वाला कंज्यूमर आएगा जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का आप सिंपली कार्निवोर्स लिखो, या मोर प्रिसाइजली हम लिख सकते हैं फर्स्ट डिग्री कार्निवोर्स। फर्स्ट डिग्री कार्निवोर्स, राइट। फर्स्ट डिग्री कार्निवोर्स, ये ऐसा मैं लिखूं, दे इनडायरेक्टली टेक एनर्जी, इनडायरेक्टली टेक एनर्जी या ऑर्गेनिक मैटर
ये ऑर्गेनिक मैटर या एनर्जी इनडायरेक्टली लेते हैं। कहां से? फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। देख लो मैंने लिखा क्या, इनको भी एनर्जी मिलेगी प्रोड्यूसर से ही इनडायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। फिर क्या, ये उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं जिसने प्रोड्यूसर को खाया, जिसने प्रोड्यूसर से एनर्जी ली है, राइट? और दे कंज्यूम किनको? दे कंज्यूम प्राइमरी कंज्यूमर्स या दे कंज्यूम हर्बिवोर्स। एनर्जी इनके पास भी सन वाला ही पहुंचेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा। इनके पास सनलाइट पहुंचेगा, जो सनलाइट प्रोड्यूसर के अंदर जमा था ना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो पहुंचा, लेकिन डायरेक्टली नहीं। किसके थ्रू? प्राइमरी कंज्यूमर के थ्रू, हर्बिवोरस एनिमल्स के थ्रू। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, काफी सारे हर्बिवोर्स, सॉरी काफी सारे फर्स्ट डिग्री कार्निवोर्स हैं। फ्रॉग्स, फॉक्स या जैकल, स्नेक, ठीक है। देन देयर इज द थर्ड कैटेगरी, जिनको हम बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स या टॉप कार्निवोर्स। आप सेकंड डिग्री कार्निवोर्स भी बोल सकते हो। और टॉप कार्निवोर्स बेटा, what they do, they consume usually first degree carnivores, लेकिन ये हर्बिवोर्स को भी अटैक कर सकते हैं। ये तो आपको आता ही होगा, देयर इज नो इशू इन दिस, 100% आता होगा। लेकिन इसमें सीखने वाली बात कुछ और है, मैं अगले पेज पे बताऊंगा। पहले इसका एग्जाम्पल लिखो, हॉक, lion, these are the examples of tertiary consumers or top carnivores, right? इसका आप स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए जल्दी से। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया? हर्षित, तुम्हारा स्क्रीनशॉट हो गया? मैं आगे बढ़ूं? ध्यान से सुनिए। मैं एक सिंपल सा एनालॉजी करूंगा। मान लीजिए बेटा हमारे पास एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम है। इसी ग्रास लैंड इकोसिस्टम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर के साथ रिलेट करेंगे। ग्रास लैंड इकोसिस्टम, इस ग्रास लैंड इकोसिस्टम में सबसे पहला लेवल प्रोड्यूसर्स। कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे प्रोड्यूसर्स? डेफिनेटली ग्रासेस, है कि नहीं? प्रोड्यूसर लेवल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रासेस। ये ग्रासेस सनलाइट, सोलर एनर्जी ट्रैप किए और इन ग्रासेस ने फूड बनाया, ऑर्गेनिक मैटर बनाया। अब देखो, इन ग्रासेस को कंज्यूम कर रहे हैं ग्रास होपर्स। तो ग्रास होपर जिसने डायरेक्टली ग्रासेस को कंज्यूम किया, इट विल बी द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, या आपको मैंने बोला प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज हर्बिवोर्स, ठीक है। और ग्रास ऊपर को मान लो कंज्यूम किया एक फ्रॉग ने,
ठीक है, तो फ्रॉग जो है इट इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, या इसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री कार्निवोर। चलो मान लो इस फ्रॉग को कंज्यूम किया हॉक ने, हॉक इज अ बर्ड, ठीक है, तो हॉक इज द टॉप कार्निवोर। ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा लिखूं कि इनके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टू द ग्रास होपर, ग्रास होपर के बाद ट्रांसफर हो रही है टू द फ्रॉग, फ्रॉग के बाद ट्रांसफर हो रही है टू द हॉक। लेकिन मेरे दिमाग में पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोड्यूसर के पास जितनी एनर्जी होती है ना, ये कुछ एनर्जी बेटा लॉस भी करेगा कि नहीं, कुछ एनर्जी ये लॉस करेगा और कुछ एनर्जी बेटा ये यूज भी करेगा। ध्यान से सुनिए, कुछ एनर्जी को यूज भी करेगा, एनर्जी यूज्ड, खुद सरवाइव करने के लिए एनर्जी यूज किया, और कुछ एनर्जी लॉस भी किया। लॉस कैसे करेगा बेटा, लॉस ये करेगा एनर्जी, जैसे ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड करेगा ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, उस एनर्जी को ये यूज करेगा। लेकिन उस वक्त जो एनर्जी निकलेगी ना, वो बॉडी हीट के थ्रू बाहर भी निकल सकती है। आप जानते ही हो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में अंदर एनर्जी जनरेट होती है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर भी निकलती है, तो ये बॉडी हीट के थ्रू कुछ एनर्जी लॉस भी करेगा। जो इसके अंदर बचेगा ना बेटा, वो यहां जाएगा। अब कितना जाएगा, ध्यान से सुनना, ओनली 10%। प्रोड्यूसर के पास, ग्रासेस के पास जितना एनर्जी है ना, उसका केवल 10% ग्रास होपर के पास जाएगा, 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा। ठीक है, इस ग्रास होपर के साथ भी ऐसे ही होगा। ये इस 10% एनर्जी में से कुछ एनर्जी खुद यूज करेगा, कुछ एनर्जी बॉडी हीट के तौर पर एनवायरनमेंट को देगा, और इसकी 10% जो एनर्जी इसने जो ली है ग्रास होपर से, उसका 10% 10% किसके पास जाएगा, फ्रॉग के पास। सेम फ्रॉग के अंदर जितना बचेगा उसका 10% जाएगा हॉक के पास। यहां पर लिखूंगा मैं ओनली 10% ऑफ एनर्जी ऑफ प्रेसीडिंग, प्रेसीडिंग मतलब पहला वाला, प्रेसीडिंग लेवल goes to the next level, goes to the next level। ये याद नहीं रखना है आपको, ऐसे आपको सोचना भी है इसके बारे में। ध्यान से सुनना, चलो हम मान लेते हैं, तुम लोग को पता होगा एनर्जी मेजर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट, दैट यूनिट इज नोन एज जूल। ठीक है ना, याद है ना, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है कि नहीं, यस। तो सोच लो जरा, अगर इन प्रोड्यूसर्स के अंदर 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी है, 1000 का 10% कितना हुआ, बताओ मुझे, 10% ऑफ 1000 100। हाँ रेयान, 10% ऑफ 1000 कितना हुआ, 100। तो मतलब ग्रास होपर के पास ओनली 100 जूल जाएगा। अब बताओ 100 का 10% कितना हुआ, 100 का 10% जल्दी, 10, मतलब फ्रॉग के पास 10 जूल जाएगा, और 10% का 10%, जल्दी 10% का 10%, 1, 10% का 10% 1, मतलब हॉक के पास 1 जूल जाएगा। सोचो जरा, अगर हॉक के बाद, टॉप कार्निवोर के बाद एक और लेवल होता, तो उसके पास कितना जाता, 10% ऑफ 1 जूल। उसके बाद अगर उसके बाद एक और लेवल होता, उसके बाद कितना जाता, 10% ऑफ 0.1 जूल। इसीलिए बेटा यहां पर प्रोड्यूसर से लेके हॉक तक लिमिटेड नंबर ऑफ लेवल्स हैं,
लिमिटेड नंबर ऑफ लेवल्स, क्योंकि अगर लेवल्स ज्यादा होंगे ना, जो लास्ट वाला लेवल होगा उसके पास कुछ जाएगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? ये जो इंडिविजुअल लेवल्स है ना, पहला प्रोड्यूसर, देन ग्रास ऊपर मतलब कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर फर्स्ट कार्बन, फिर टॉप कार्निवर। इंडिविजुअल लेवल्स को बेटा हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स। अगर मैं आपको बोलूंगा इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं, आप बोलेंगे सर 4 लेवल्स हैं। पहला लेवल प्रोड्यूसर, दूसरा लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरा लेवल फर्स्ट डिग्री कार्निवर और चौथा लेवल टॉप कार्निवर। ट्रॉफिक लेवल्स। और ये जो मैंने यहां पर प्रोसेस दिखाया, प्रोड्यूसर को खाता है ग्रास ऊपर इज बीइंग ईटन बाय फ्रॉग इज बीइंग ईटन बाय हॉक। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फूड चेन। क्या है फूड चेन? किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारा फूड चेन होता है। एंड व्हाट इज फूड चेन? सिंपल मैं लैंग्वेज में बोलूंगा, प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। आसान लैंग्वेज में, प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चेन। आप देखो यहां पर प्रोड्यूसर तो वैसे खाता नहीं है, ये सन की एनर्जी को खाता है। और प्रोड्यूसर इज बीइंग ईटन बाय द ग्रासहॉपर। Grasshopper eats producer, but grasshopper is being eaten by frog. Frog eats grasshopper, but frog is being eaten by hawk. Right? इस प्रोसेस को, जिसमें खाने और खाए जाने की चेन बनती है, इस प्रोसेस को हम फूड चेन बोलते हैं। और फूड चेन के इंडिविजुअल स्टेप्स को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो ये फूड चेन बनी, इस फूड चेन में 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं, 4 लेवल्स ऑनली। कितने? 4। और याद रखेंगे आप, एक फूड चेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लेवल्स होती है। अ फूड चेन हैज मैक्सिमम ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल्स। मैक्सिमम ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल्स। इन रेयर केसेस 5 हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 3 या 4 ही लेवल्स होते हैं। क्यों 3 या 4 लेवल्स होते हैं बेटा? मैंने आपको ऊपर बताया कि हर ट्रॉफिक लेवल में पिछले वाले ट्रॉफिक लेवल का 10 ही परसेंट बायोमास, 10 ही परसेंट एनर्जी चला जाता है। ये एक लॉ है इकोलॉजी में। उस लॉ को हम बोलते हैं लिंडमैन्स 10% लॉ। लिंडमैन्स 10% लॉ यही है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ द प्रीसीडिंग ट्रॉफिक लेवल गोज टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये ट्रू है, लॉ, प्रिंसिपल है, इट इज अ ट्रूथ। हर एक फूड चेन के अंदर कितने मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल्स होंगे? 3 या 4 लेवल्स। और हर लेवल में पिछली वाली लेवल का केवल 10 ही प्रतिशत एनर्जी आता है। यही एक रीजन है कि एक ट्रॉफिक लेवल, एक फूड चेन में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल्स होती है। क्योंकि जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होंगे बेटा, उतना कम एनर्जी अगली वाली ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। और जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होगी, उसको खाने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, तो क्यों खाएगा? मकसद क्या है इस फूड चेन का? एनर्जी को ट्रांसफर करना प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, प्राइमरी कंज्यूमर तक, प्राइमरी कंज्यूमर से फर्स्ट डिग्री कार्निवर तक, फर्स्ट डिग्री कार्निवर से टॉप कार्निवर तक। अब अगर ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होंगे, तो लास्ट वाला जो ट्रॉफिक लेवल होगा, उसके पास एनर्जी का कुछ पार्ट जाएगा ही नहीं। तो ये पूरा इकोसिस्टम बेटा गड़बड़ाने लगेगा। समझ रहे हैं बात? तो हमने क्या बताया आपको कि हर फूड चेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। एंड फूड चेन क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ट्रॉफिक लेवल्स क्या है? द इंडिविजुअल स्टेप्स, द इंडिविजुअल लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। और इस फूड चेन में एनर्जी फ्लो होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक। दिस एनर्जी फ्लोज अकॉर्डिंग टू अ लॉ। That law is known as Lindman's 10% law. Lindman's 10% law. Right? बता मुझे इसमें अगर कोई डाउट है तो, if there is any doubt tell me, if not then take a screenshot और मुझे जवाब दे दो।
हाँ रेयान, रेयान बेटा, ओके, नो डाउट, चलिए ठीक है। ध्यान रहे, जो टॉप कार्निवोर होता है ना, उसको कोई नहीं खाता, और जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। नो डाउट उसके पास बायोमास या एनर्जी कम पहुंचेगी, फिर भी वो सबसे ज्यादा पावरफुल, ताकतवर होगा ही होगा, राइट। अच्छा जी, अब आप ही बताओ, मैंने आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम की एक फूड चेन के बारे में बताया, क्या एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सिर्फ एक फूड चेन हो सकती है? मल्टीपल नंबर ऑफ फूड चेन्स नहीं हो सकते? बोलिए। एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले लो, पॉन्ड इकोसिस्टम ले लो, रेन ड्रॉप इकोसिस्टम ले लो, लेक इकोसिस्टम ले लो, एक इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन्स होते हैं, और ये फूड चेन्स बेटा कनेक्टेड रहते हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। एक मिनट, लेट मी सी डायग्राम फॉर यू। अच्छा सा एक डायग्राम मिले, मजा आ जाएगा। एक मिनट बेटा, डायग्राम ढूंढ रहा हूं आपके लिए। बस मिल गई। हाँ जी, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है? साफ साफ बोलो, कितना दिखाई दे रहा है? हाँ, इज इट विजिबल? इज दिस डायग्राम क्लियरली विजिबल टू यू? रेयान बेटा, दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो देखो, हम इसी डायग्राम के बारे में कुछ बोलेंगे। इस डायग्राम के अंदर काफी सारे फूड चेन्स दिखाई दिए। देखो कौन कौन सा फूड चेन, ध्यान से। सबसे पहले यहां पर फंगस दिया है, फंगस। फंगस इज बीइंग ईटन बाय अ स्क्वारल एंड स्क्वारल इज बीइंग ईटन बाय अ हॉक। ये बना एक फूड चेन। इस फूड चेन के अंदर 3 ट्रॉपिक लेवल्स हैं, राइट। ये देखो, ग्रास, ग्रास इज बीइंग ईटन बाय अ ग्रासहोपर, grasshopper is being eaten by a shrew and shrew is eaten by a hawk। ये बना दूसरा हमारा फूड चेन, राइट। इसी फूड चेन के अंदर देखो, ग्रास, ग्रास इज बीइंग ईटन बाय ग्रासहोपर, ग्रासहोपर इज बीइंग ईटन बाय श्रिव, लेकिन श्रिव को बेटा स्नेक भी खा सकता है, एंड स्नेक इज बीइंग ईटन बाय माउंटेन लायन। ये हो गया तीसरा फूड चेन। और आप देख सकते हो, श्रिव ग्रास, श्रिव स्नेक, 2 फूड चेन्स ज्वाइन हुए हैं at a one trophic level, that trophic level is the shrew, है कि नहीं? यहां देखो, ग्रास, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को श्रिव भी खा सकता है, ग्रास ऊपर को डायरेक्टली खा सकता है इंसेक्ट ईटिंग बर्ड। हियर अगेन, ग्रास ऊपर वाली फूड चेन इंसेक्ट ईटिंग बर्ड के साथ ज्वाइन है, मतलब विद द हेल्प ऑफ अ ग्रास ऊपर, है ना? सेम यहां पर ग्रास, ग्रास इज बीइंग ईटन बाय रैबिट, और रैबिट को या तो स्नेक खा सकता है या तो माउंटेन लायन, मतलब रैबिट के थ्रू 2 फूड चेन्स ज्वाइन हुई। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि एक इकोसिस्टम के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ फूड चेन्स होते हैं, एंड दोस मल्टीपल नंबर ऑफ फूड चेन्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू सम ट्रॉफिक लेवल्स। तो फूड चेन्स का एक नेटवर्क बनता है।
फूड चेन्स का एक ह्यूज नेटवर्क बनेगा. दैट नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इज नोन एज फूड वेब. क्या है फूड वेब? इट इज अ नेटवर्क ऑफ several food chains, several food chains connected together by some common trophic levels. By some common trophic levels. ठीक है, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड वेब्स हैं, यही फूड वेब्स हमारे इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं. ठीक है ना? फूड वेब्स दे स्टेबलाइज आवर इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं. बता मुझे, एम आई क्लियर? आर यू गेटिंग दिस बेटा? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट टेल मी, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके कंफर्म कर दो. हाँ शशांक, हर्षित, वेरी गुड. हम चलते हैं आगे. आपको एक और चीज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. एक इकोसिस्टम में मैंने आपको कहा प्रोड्यूसर लेवल होती है, कंज्यूमर लेवल, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर या हर्बिवोर लेवल होती है, फर्स्ट डिग्री कार्निवोर लेवल होती है, राइट, टॉप कार्निवोर लेवल होती है. लेकिन इन ट्रॉपिक लेवल्स के अलावा हमारे इकोसिस्टम में दो और ट्रॉपिक लेवल्स हो सकती है. एक को अपन बोलते हैं डिकम्पोजर्स, और दूसरे को बोलते हैं स्कैवेंजर्स. डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स. ठीक है जी. डिकम्पोजर्स आर आल्सो नोन एज माइक्रो कंज्यूमर्स. माइक्रो कंज्यूमर्स. अभी मैंने आपको बताया डिकम्पोजर्स यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, फंजाई. और ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? दे फीड अपॉन डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. दे कंज्यूम dead and rotten matter, rotten bodies of producers. कोई प्रोड्यूसर मर गया तो उसकी डेड बॉडी को कंज्यूम करेंगे. हर्बिवोर्स, फर्स्ट डिग्री carnivores and top carnivores. ठीक है जी. इनकी डेड बॉडीज को, इनके रॉटन मैटर को ये डिकम्पोज करते हैं. ध्यान से देखो, अब एक डेड बॉडी मर गई, अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया, उसकी डेड बॉडी में बेटा, डेड बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है. ऑर्गेनिक मैटर लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स. और इस डेड बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है. इनऑर्गेनिक मैटर मतलब मिनरल्स. जब ये माइक्रो कंज्यूमर या डिकम्पोजर डेड बॉडी को कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, कैसे कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा? मान लो कोई बैक्टीरिया डेड बॉडी के ऊपर आया,
ये बैक्टीरिया इस डेड बॉडी के ऊपर एंजाइम्स डालता है। एंजाइम मैंने बताया आप लोगों को एंजाइम के बारे में। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी के ऊपर एंजाइम्स डालेगा। एंजाइम्स बॉडी को डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करने के बाद इन ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा सिंपल होते, कॉम्प्लेक्स होते हैं। बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एंजाइम्स ब्रेक करेंगे। एंजाइम्स जो कहां से आए, डिकम्पोजर से जो एंजाइम्स आते, वो एंजाइम्स इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर एक्ट करेंगे, इनको कन्वर्ट कर देंगे इनटू सिंपलर वंस, और फिर इन्हीं सिंपलर कंपाउंड्स को एब्सॉर्ब करेंगे। फिर बचा इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर का मतलब है मिनरल्स। मिनरल्स सॉइल को पहुंचा देते हैं। दो काम हुए इससे, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से इन्होंने सिंपलर कंपाउंड्स बना दिए, उन सिंपलर कंपाउंड्स को पी लिया, एब्सॉर्ब कर दिया, इनको न्यूट्रिशन मिल गई। दूसरा, जो डेड बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर था, उस इनऑर्गेनिक मैटर के मिनरल्स को वापस भेज दिया सॉइल के अंदर, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करा है। राइट। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम स्कैवेंजर्स की बात करें, स्कैवेंजर्स नेवर किल एनी एनिमल। ये किसी एनिमल को नहीं मारते, दे नेवर किल, बट फीड अपॉन डेड फ्लैश। ये डेड फ्लैश को फीड करेंगे। अब आप बोलोगे सर माइक्रो कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स ने भी तो डेड बॉडी को ही खाया, लेकिन बेटा खाने का तरीका डिफरेंट है। डिकम्पोजर ने डेड बॉडी को खाया कैसे? डिकम्पोजर ने छोड़े एंजाइम। वो एंजाइम डेड बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको तोड़ के सिंपल वंस बना दिया, बाद में उन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एब्सॉर्ब किया। लेकिन स्कैवेंजर क्या काम करेगा? ये मारेगा नहीं, डेड बॉडी के ऊपर ही काम करेगा, डेड बॉडी की फ्लैश को खाएगा। इट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड बॉडीज, मतलब ये एंजाइम नहीं छोड़ेगा, ये फॉलो करेगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। डेड बॉडी के फ्लैश को पीसेस करके खाएगा, बाद में उस फ्लैश को बॉडी के अंदर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बिल्कुल उसी तरह डाइजेस्ट करेगा जिस तरह बाकी एनिमल्स करते हैं। तो डिकम्पोजर्स फॉलो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? सैप्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। लेकिन स्कैवेंजर्स फॉलो होलोजोइक न्यूट्रिशन। आर यू गेटिंग दिस बेटा? रेयान, याद रहे स्कैवेंजर कभी भी डिकम्पोजर नहीं हो सकता। स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स में ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। व्हाट? स्कैवेंजर्स दोनों फीड करते हैं डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन डिफरेंस ये है कि स्कैवेंजर जो है दैट फॉलोज होलोजोइक न्यूट्रिशन, डेड फ्लैश को खाएगा बट होलोजोइकली, व्हाइल एज जो डिकम्पोजर है ना, वो भी डेड बॉडी के ऊपर अटैक करेगा, but it does not follow any holozoic nutrition. It follows saprophytic type of nutrition. Right? या आप इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हो। देखो, ये जो डिकम्पोजर्स हैं, इन्होंने एंजाइम्स रिलीज किए। मान लो डिकम्पोजर कोई बैक्टीरियम है, इस बैक्टीरियम ने एंजाइम अपनी बॉडी से बाहर छोड़ा। किसके ऊपर छोड़ा एंजाइम को? डेड बॉडी के ऊपर। क्यों? क्योंकि डेड बॉडी के ऊपर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इसने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को, बैक्टीरियम ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट किया। कॉम्प्लेक्स को सिंपल वन में तोड़ने के प्रोसेस को ही ना डाइजेशन बोलेंगे।
बॉडी के बाहर इसने डाइजेशन किया। जब वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया डाइजेस्ट होने के बाद, फिर उसको एब्सॉर्ब किया। लेकिन यहां पर देखो, स्कैवेंजर पूरा का पूरा सॉलिड फ्लैश पीस ही खा रहा है और उस फ्लैश पीस को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है। इस एंगल से भी देख सकते हैं, समझ रहे बात? तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, डिकम्पोजर्स में एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हुआ। बैक्टीरियम एक सेल है, सेल के बाहर उसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डाइजेशन कर रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। आउटसाइड द बॉडी, ध्यान से सुनना, यहां पर कंफ्यूजन ना करना। आउटसाइड द बॉडी, यहां पर स्कैवेंजर्स में भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होगा, बट नॉट आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर इसमें कंफ्यूजन है, मुझे लगता है तुम लोग को इसमें कंफ्यूजन हो गया। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, आई थिंक कंफ्यूजन हो गया। इनसाइड द बॉडी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान से इन दोनों सेंटेंसेस को देखो एंड टेल मी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स। टेल मी। हाँ रेयान, शशांक, अगर तुम लोगों ने एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन याद रखा होगा जो मैंने पढ़ाया था, तो कोई डाउट नहीं होगा। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स बोथ फॉलो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, लेकिन फर्क है, जो डिकम्पोजर है ना बेटा, ये यूनिसेलुलर है। जब ये बॉडी के बाहर, अपनी सेल के बाहर डाइजेशन करेगा, तो बाद में डाइजेस्टेड सिंपलर मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब करेगा। स्कैवेंजर, मान लो एक वल्चर है, वल्चर इज अ स्कैवेंजर, गिद्ध। जब वो फ्लैश पीस को खाया, फ्लैश पीस उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच गया, लेट स्टमक के अंदर पहुंच गया, तो स्टमक की कैविटी में उसका डाइजेशन हुआ। लेकिन सोचो जरा, स्टमक का जो वॉल है ना, वॉल ऑफ द स्टमक, ये बना हुआ है बहुत सारे सेल्स का। ये फ्लैश पीस स्टमक के वॉल के सेल्स के अंदर तो नहीं गया ना, सेल्स के बाहर ही डाइजेशन हुआ, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी के अंदर। दोनों में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बट फर्क सिर्फ इतना है कि स्कैवेंजर्स का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड डिकम्पोजर्स का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द बॉडी। राइट? मेन डिफरेंस क्या है? बोथ फीड अपॉन डेड बॉडीज, लेकिन डिकम्पोजर्स फॉलो which type of nutrition? Saprophytic nutrition, while as scavengers follow which type of nutrition? Holozoic type of nutrition. Decomposers में हम एग्जाम्पल देंगे बैक्टीरिया, फंजाई, while as scavengers में एग्जाम्पल देंगे vulture, क्रो, हाइना। हाइना जानते हो, ये हमेशा मरे हुए जानवरों का ही मीट खाते हैं। ठीक है, तो नो डाउट हियर ना, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कंफर्म। ठीक है, ओके, अब हम आज इतना ही पढ़ाऊंगा। मेरे सर में दर्द होने लगा, वैसे भी हमारा एक ही चैप्टर बचा है, सारा आज ही पढ़ा दूंगा तो इट विल नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। और बाकी बहुत सारे लोग बच्चे एब्सेंट ही हैं, पता नहीं कहाँ गए, तुम 3 ही लोग आए। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन्स 2 तरह के होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन्स एंड डेट्रेटस फूड चेन्स। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बोलूंगा।
इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है अकॉर्डिंग टू लिंडमैन्स 10% लॉ, वो भी बोला, और थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। एंड मुझे लगता है 1 या 1.5 क्लास के 2 क्लास के अंदर अंदर ये वाला चैप्टर भी खत्म होना चाहिए, राइट? चलिए बेटा, आज इतना ही काफी है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में विद अ न्यू बिगिनिंग ऑफ द सेम चैप्टर, राइट? तब तक के लिए गुड बाय एंड खुदा हाफिज। ओके बेटा, बाय। आप क्लास छोड़ सकते, 1 मिनट क्लास नहीं छोड़ना, मुझे पहले फोटो लेना है तुम लोग की अटेंडेंस का। वेट। अब छोड़ सकते हो क्लास। बाय बाय। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।